शीता सर, कांग्रेस की जो लगातार एक के बाद एक कांग्रेस को घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद और तेजी हुई है और बीच में ही तेजी हो गई थी। क्या आज से अगर हम 7-8 महीने 9 महीने पहले सोचें तो तब तो शायद बीजेपी इतना आशंकित नहीं थी कांग्रेस से कि उसको छापे मारो, उसको परेशान करो। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश की कोई तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को? कांग्रेस को डराना क्यों चाह रही है और क्या कांग्रेस डर जाएगी? कांग्रेस डरेगी इस पर तो मुझे पूरी शंका है कि वो नहीं डरेगी। लेकिन डराना चाहेगी सरकार, ये तो उसकी प्रवृत्ति में है। वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, जहां जहां चुनाव होते हैं, जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं, या जहां जहां कोई राजनीतिक एक्टिविटी होती है, वहां सब जगह हम छापे पड़ते हुए देखते हैं। कुछ जनरल अगर कहीं उनको अपना बहुमत सिद्ध करना है, वहां भी हमने उसको छापा मारते हुए देखा है। तो इन एजेंसियों का खुला दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये इसलिए संभव हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हथियार डाल दिए। जैसा कि दवे साहब ने अभी कुछ दिन पहले भाषण में कहा, जो एक बहुत दुष्यंत दवे जी, जो बहुत प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट हैं हमारे देश के, बार के प्रेसिडेंट भी रहे सुप्रीम कोर्ट की, कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार से ऐसे मामलों में जो सीधे ऊंचे नेतृत्व को प्रभावित करते हो, वहां जैसे कहें आप अपनी भाषा में, हम लोगों की आम बोलचाल की, पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। और ये बात इसके पहले कई जजेस कह चुके हैं। एक जस्टिस भी कह चुके हैं, मैं स्लिप कर रहा हूं उनका नाम। उन्होंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से सरकार को, चाहे 2G का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसमें कटघरे में खड़ा कर देता था। जांच वांच के आदेश तो बहुत कॉमन थे, लेकिन इस समय उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी हिम्मत टूट गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत टूटना जो है, वो देश की हिम्मत तोड़ने के बराबर है, क्योंकि वो आखिरी जगह है जहां पे लोगों को न्याय में ये लगता है, मिले या न मिले, एक भरोसा रहता है वहां पर। अगर वो भरोसा टूटता है, जो टूट रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बार के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, एक बहुत सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं जो जिनकी बात का मतलब है। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो संस्थाएं हैं, जिन पर किसी किस्म की नकेल अदरवाइज लग सकती, अब वो नहीं लग पा रही है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन भी सुप्रीम कोर्ट ने ही मुहैया कराई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से ही ईडी के पास अब ऐसे अधिकार हो गए हैं कि वो किसी को भी पकड़ के, हमको, आपको, किसी को भी, बिना किसी वजह के भी पकड़ के 2-3 साल के लिए जेल में सड़ा सकती है, और हमारी जमानत नहीं होगी, हम जमानत नहीं ले सकेंगे। ऐसी उन्होंने कानूनन परिस्थिति बना दी है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और ये जस्टिस मिश्रा जी ऐसा करके चले गए हैं। अब समस्या ये है कि इसका निदान होना भी सुप्रीम कोर्ट से ही संभव है। बड़ी बेंच कोई इसका निदान करे, ये पहल करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि सरकार जो चाह रही है, जैसे चाह रही है, जितनी बेशर्मी से चाह रही है, वैसे कर रही है। अब दूसरी बात होती है कि एक तो होता होता है कि हमारी इंस्टीट्यूशनल जो प्लेटफॉर्म बने हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बात अंत होती है। लेकिन दूसरी चीज है कि राजनीतिक रूप से इसका क्या मुकाबला हो सकता है। तो लोहिया जी के जमाने से लोग कहते रहे हैं कि सड़क अगर वो होगी, खाली हो जाएगी, तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़क पर गर्मी उस तरह से नहीं है। एक यात्रा बहुत अच्छी हुई, उससे राहुल गांधी की छवि कुछ बेहतर हुई, कुछ वो लॉजिकल लोगों को समझ में आया, थोड़ा उसको प्रचार भी मिला, कांग्रेसियों में एक जान आई उससे। लेकिन ये इसको पर्याप्त अगर हम मान लेंगे तो बहुत ही गलती करेंगे, और कांग्रेसी भी इसको अगर पर्याप्त मान लेंगे तो वो भी गलती में जा रहे हैं। सारे देश के विपक्ष को, जिनको मिलजुल के 63% वोट मिला है पिछले चुनाव में भी, उसके पहले तो 67 मिला था, तो जिनको 63% वोट मिला है, उन सब की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र जो खतरे में पूरी तरह से जा चुका है, लोकतंत्र एक्चुअली नहीं बचा है, बहुत ही संकेत बचे हैं उसके, लोकतंत्र सचमुच में खतरे में जा चुका है। अब इसके लिए उनको सड़क गर्म करनी चाहिए, नहीं तो वो मतलब उसका वो कैसे भरपाई कर पाएंगे आने वाले दिनों में, ये समझना मुश्किल है। देखिए, आपने स्वीकार किया कि बहुत सारी पार्टियां तो उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जैसे बसपा है, जैसे एक हद तक सपा है। ऐसी बहुत सारी राजनीतिक दल है राज्यों में, जो राज्य में वो विपक्ष है भाजपा का, लेकिन केंद्र से वो हाथ मिला के चलना चाहते हैं। ये सारी परिस्थितियां एक तानाशाही की परिस्थिति को कंफर्म भी करती हैं,
और असहायता भी दिखाती हैं लोगों की। इस सब में जनता असहाय हो रही है। उन्होंने पूरे प्रेस को खत्म कर दिया है। अब मीडिया नहीं है। जिस प्रसंग पर आप चर्चा कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ और यूट्यूब एक दो चर्चा करें जिनकी बहुत सीमित फॉलोइंग है, उसकी तुलना में सारे टीवी चैनल तो कुछ और बात कर रहे हैं। वो तो बात कर रहे हैं कि साहब वो मोदी जी के पिताजी के बारे में फलाने ने क्या कहा, और उस पर सारा सारा विमर्श उन्होंने वहां ठेल दिया है। वो ऐसे ही रोज नए दैनिक विमर्श पैदा करते हैं। उनकी मूल मुद्दा यह है कि जो सवाल पैदा हुए हैं, जो हमारे लोगों ने नहीं पैदा किए। एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने जो सट्टा बाजार, एक तरह से कहिए शेयर बाजार में सट्टा खेलती है, उसने अपने बिजनेस के लिए इनकी जांच की। जांच पड़ताल में उसको मिला ऐसा खजाना, जिस खजाने से भारत की राजनीति में कोलाहल मचना चाहिए था। लेकिन ये फिर वही बात आती है कि ये कोलाहल मचाने की जिम्मेदारी जिनके पास है, उनके कंधे बहुत कमजोर कर दिए गए हैं बीते दिनों में, और वो ये समझ नहीं रहे कि वो किस खतरे को अंगीकार कर चुके हैं। और नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा मामला, अभी आनंद जी के चैनल पे भी बात हो रही थी, भारत के आजाद देश के इतिहास में ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है कि एक दो नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस, भारत से ये पैसा चोरी से पता नहीं किस किस तरह से टैक्स हेवन के उन अकाउंट्स में गया, जिन अकाउंट्स का संचालन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी करते हैं, जो साइप्रस के रेजिडेंट हैं। उन कंपनियों ने उस पैसे में से 99% तक गौतम अडानी की कंपनी में रीडायरेक्ट किया। ये दोनों तथ्य यहां और वहां दोनों के टैक्स एजेंसीज में, सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में उपलब्ध है। इन पे उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे एनालिसिस करके एक विदेशी एजेंसी ने ये तथ्य देश के सामने रख दिया। इन तथ्यों पर बात होने की जगह मोटिव पर बात पहले ठेली गई कि उसका मोटिव क्या है। फिर उसके बाद जो जो इस मामले में बोलने आया उन पर तरह तरह की बातें हुई, और तब से लगातार डाइवर्जन किया जा रहा है। इतना बड़ा काला धन का साफ साफ रीरूटिंग, कंपनियों के नाम, उनकी बैलेंस शीट्स, उनके रिटर्न्स, उनके खाते से आए हुए पैसे का एक एक सिक्के का डिटेल, इतनी सूचनाएं कभी हमारी टैक्स एजेंसियों को, जिनको पकड़ने का ये जिम्मेदारी है, कभी उपलब्ध नहीं थी। इस मामले में है, पनामा पेपर्स वगैरह जनरल बातें करते थे, इनके इनके खाते हैं। यहां ये कह रहा है खाते ही नहीं है, खाते तो है ही है। इन खातों के निदेशक कौन है, इन खातों में रकम कितनी आई, इन खातों ने कितनी रकम भारत में किस कंपनी में ट्रांसफर की, और उसको फिर सेबी में डिक्लेयर हुआ। यानी पूरा कॉन्क्लूसिव एविडेंस 1.25 लाख करोड़ के कम से कम काले धन का भारत के पास उपलब्ध है। लेकिन ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि इतने बड़े सत्य पर इस देश में सड़कें शांत पड़ी हुई। तो हम अब लोकतंत्र को बचाने की हालत में नहीं, लोकतंत्र जा चुका है। अब देखना यह है कि जो भी जैसा जिस हाल में है, क्या ये हमारे लोग, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएं, वो इस जिम्मेदारी को आने वाले एक मौके में 2024 तक कुछ समझदारी का प्रयोग करके, कुछ दयानतदारी का प्रयोग करके निभा पाते हैं, या देश की जनता को लिए दिए गड्ढे में चले जाते हैं। शीतल जी, बात आप ठीक कह रहे हैं, और ये भी सही कह रहे हैं आप कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को कहती है, वहाँ पे कहानी कुछ दूसरी बताई जाती है। मैं परसों सुधीर चौधरी का शो देख रहा था, 2 चार्ट बनाए उन्होंने। तो पहले चार्ट में उन्होंने घर की रसोई की महंगाई का खर्चा जिक्र किया, कितना दूध, कितनी सब्जी। अगला चार्ट बनाया कि आपके घर में 3 लोग होंगे तो 3 लोग ऐप ले रहे होंगे, एक बच्चा मैट्रिमोनियल साइट पे होगा, कुछ नेटफ्लिक्स चला रहे होंगे, तो आप जो है इस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बेकार को महंगाई पोषण कर रहे हैं, आप जो डाटा है उस पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जिस देश में 80-82 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज नहीं है, वहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई महंगाई कुछ नहीं, आप डाटा पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, असल में आप ज़्यादा काबिल हो गए हैं। तो इससे शीतल जी कोई उभरने की कोई तरकीब आपको नजर आ रही है? कैसे उभरेगा इससे कोई समाज? नहीं, इससे दुनिया में कहीं कोई नहीं उभर पाया है। पिछले 30 साल इसके गवाह हैं कि इससे उभरना असंभव है, बल्कि इसमें रोज नए नए टूल्स जुड़ते जा रहे हैं। जैसे पेगासुस का नाम आपने सुना था। अभी एक दूसरी रिपोर्ट भी आई है कि एक कंपनी और है इजराइल की,
जो इस तरह के चुनाव के मामलों में, जिसमें भारत भी शामिल है, उसने इसमें काम किया है। और वो लोगों की राय बदलने में, ये तो बहुत पहले ही नोम चोम्स्की लिख चुके हैं, लेकिन उसके पहले से ये सब होता रहा है। बहुत सारे डिटेल्स हैं कि अब कंसेंट मैन्युफैक्चर की जा सकती है अगर आपके पास जमाने के टूल है। ये तथ्य जो है, ये हमारे अभी राजनयिकों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग अभी भाषणों में उस लफाजी पे रहते हैं कि जनता जब जाग जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। इस तरह की बातें अब जनता को जागने ही नहीं देंगे वो। आपकी समझ में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं जनता को जगाने की कोशिश करके जरा देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता जागी है कि आप सो जाएंगे उसी दिन। अभी बहुत अभी आप देख रहे हैं कि एक राज्य में गुजरात में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। जहां एक मोरबी का पुल गिर गया जिसमें इतने सारे लोग, 150 लोग मर गए, उस जगह पर उस विधानसभा समेत सारी आसपास की विधानसभाएं वो जीत गए चुनाव। तो आप जनता के जागने की ये कथित कल्पनाओं में अगर खोए रहेंगे और अतीत पर अपनी पीठ ठोकते रहेंगे, या ऐसी कपोल कल्पनाओं में रहेंगे कि अब पदयात्रा हो गई तो आंधी चलने वाली, 170 सीट आई जा रही है, 200 आ जा रही है, तो आप बुरी तरह से, आपने लोकतंत्र को खो दिया, आप अपने आप को खो देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया तो इस समय दूसरी चीज में, हमारे यहाँ इस समय जो कैपिटलिज्म है, वो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक ऐसा रूप है जो एबनॉर्मल है। ये गैंगस्टर कैपिटलिज्म है, ये क्रिमिनल कैपिटलिज्म है। ये क्रोनी नहीं है, क्रोनी से बहुत आगे की चीज है। ये सिर्फ छापे राजनीतिक दलों पर ही नहीं पड़ते। एक पूरी लिस्ट है एनडीटीवी समेत जिन पर छापे मारे गए और अल्टीमेटली उनको अडानी ने खरीदा। ये भी तो आप देखिए ना कि बॉम्बे का एयरपोर्ट जो चला रही थी कंपनी, उसको अपना एयरपोर्ट उस महीने ही बेचना पड़ा अडानी को, जिस महीने उस पर सीबीआई ने छापे मारे, ईडी ने छापे मारे। ऐसा कभी हुआ है कि किसी सौदे को सस्ता करना या बेचने पर मजबूर करने के लिए केंद्र सरकार की टैक्स एजेंसीज और इस तरह की एजेंसीज, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को कवर करने वाली एजेंसी और सीबीआई अपना रोल निभाए? कभी आपने देखा है कि ऐसी डूबती हुई कंपनी को, जिस पर अब एसबीआई, सीबीआई वगैरह को और एजेंसीज को काम करना चाहिए, उसके लिए एक्सटेंशन पाया हुआ एक बैंक का चेयरमैन जो हमारे आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि मैं इसमें पैसे लगाऊंगा, जिसको सारी रेटिंग एजेंसियां खतरा बता रही हो, जिसमें सारी विदेशी बैंकों ने रेड लाइन कर दी हो, उस पर भारत का एक बैंक का एक एक्सटेंशन पाया हुआ सीईओ, उसे उसकी नौकरी की अवधि से ज्यादा एक्सटेंशन दिया गया है। उसको एक्सटेंशन दिलाने में रोल हो सकता है लोगों का, और वो ऐसा बयान दे रहा है। ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। दुर्भाग्य से इस एबनॉर्मलिटी को समझने वाला विवेक हमारे विपक्ष के पास नदारद है, जो बहुत खतरनाक स्थिति।